मॉडर्न मेडिसिन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है, वो सब पढ़ के आए हैं, क्योंकि BHMS करने से पहले MBBS करना पड़ेगा। अपनी मन से मेहनत करनी पड़ेगी तो समझ में आएगा, तो समझ में नहीं आएगा BHMS आपको। BHMS ऊपर दिखता है, सुना होगा आइसबर्ग फिनोमिना, जो दिख रहा है वो होम्योपैथी है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, एलोपैथी है। आपको मॉडर्न मेडिसिन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो हो नहीं पाएगा। तो अब आपको होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ये डिजीज को ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून से क्या समझ में आ रहा है आप लोग बताइए, जो पढ़े आप लोग। हमारा शरीर, आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑटो इम्यून डिजीजेज आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशन वेयर द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम मिस्टेकनली, ये वर्ड देखिएगा, जाने अनजाने में, उसको पता नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी की धज्जियां उड़ा रही होती। वो जो इम्यूनिटी है उसको नहीं पता है कि मैं किसका नुकसान कर रहा हूं, और आपकी बॉडी का नुकसान हो रहा होता, और इस प्रोसेस के बाद जो कंडीशन डेवलप होती है हमारी बॉडी में, उसे ही हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। ये तो है, ये मिस्टेकनली अटैक्स एन ओन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू, दिस कैन लीड टू, कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इंड्यूरेशन हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी बॉडी के सिस्टम में गड़बड़ी के कारण हमारी बॉडी में बीमारी पैदा हो रही है, हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं रही है, उससे दोस्ती कर ले रही है और कह रही है कि भाई सही है, हम भी चाह रहे थे कि इसको मारे, तो आखिर वो मिस्टेकनली लिया गया, मतलब पहले हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और हमारा सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में चल रहा था। आखिर वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, आखिर वो कौन सी बात हुई जिस बात ने हमारी बॉडी के डिफेंस को समझने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग उसकी खत्म कर दी, और उसने मिस्टेकनली हमारा नुकसान कर दिया। आखिर यह क्या हुआ। अभी अभी आपने को कल पढ़ा कि सारी की सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, सब साइकिक से बॉडी पे आती हैं, और बॉडी पे जो दिखता है वो फ्रेम है, उधर दिखेगा, लेकिन अंदर जो चल रहा है वही उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो लगभग 80 तरह की ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, और उसका इलाज एलोपैथी में तो नहीं है, कहते इसका इलाज नहीं है, और किसी, इट्स नॉट अबाउट एलोपैथी, इस और मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो गो अहेड। क्यों बोला ये वर्ड यूज किया ना, मिस्टेकनली। अब यही मैं आपको बता रहा था कि कल मैं बताऊंगा कि छोटा सा एरप्शन भी मिस्टेकनली नहीं होता है। क्या होता है मिस्टेकनली? तो एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड है ना, क्योंकि मास्टर हनीमैन ने क्या कहा 31 एफोरिज्म में, मास्टर हनीमैन कहते हैं कि सारी की सारी बीमारियां कंडीशनल होती हैं। कंडीशनल का मतलब जब तक उसे वो कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो बीमारी आपको नहीं होगी। तो अगर कंडीशन रिक्वायर्ड है, अगर शर्तें लागू है, तो कैसे मिस्टेकन हो गया? आप सोच के बताओ भाई। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपके पास, जो ऑटो इम्यून का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न मेडिसिन का, उसको आप रखिए, उसके बिना इसको समझ नहीं पाएंगे आप। वो बेस है, वो फाउंडेशन है, लेकिन उस फाउंडेशन के बाद होम्योपैथी, याद है ना वो कल वाला ग्राफ, आपको ऑटो इम्यून की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, तब जाके उसकी होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ पाओगे। तो होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आपको पहले मॉडर्न मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, हमारा किताब है, हमें पढ़ाया जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि मिस्टेकनली। अब यहां से होम्योपैथिकली कोरिलेट करिए। अगर मास्टर हनीमैन के हिसाब से, एफोरिज्म 31 के हिसाब से हर बीमारी कंडीशनल होती है, तो कैसे ये मिस्टेकन हो गया? कंडीशन थी तभी हुआ है। इस पे सब एग्री करते हैं कि नहीं करते? तो जब अब ये बात ऑटो इम्यून के लिए भी लागू होता है, ये बात तो ऑटो इम्यून के भी लागू होगा ना, बीमारी मतलब सारी बीमारी के लागू हो रहा है। तो अब
दैट मीन्स कि ये ऑटो इम्यून बीमारी मिस्टेकनली नहीं हुआ, इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई था। तो अब कंडीशन जो है आपको पता बोला गया कंडीशनली, लेकिन वो कंडीशन, ए भाई मार्कर कहाँ गए हमारे पीछे वालों, हेलो मार्कर लेके आओ। अब ध्यान से समझना, कंडीशन लागू है, तो कंडीशन लागू करने के लिए मास्टर हनीमैन ने 31 एफर्जिम में कहा कि इनिमिकल फोर्सेस मतलब बीमारी पैदा करने वाले कारक, फैक्टर कैसे होते हैं उसको डिफाइन भी किया कि वो जो बीमारी पैदा करते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्या, पार्टली साइकिकल एंड पार्टली फिजिकल। ये जो दो होते हैं ये बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन ये दोनों फैक्टर, एनिमिकल फैक्टर आप में बीमारी तब तक पैदा नहीं करेंगे जब तक आप में वो कंडीशन अप्लाई ना हो। मतलब बॉडी बीमार कंडीशन से होगी और कंडीशन साइकिकल के लिए अलग होगा और फिजिकल के लिए अलग होगा, तो दोनों के अपने अपने कंडीशन है ना, दोनों के अपने अपने कंडीशन हुए ना। तो दैट मीन्स अब ऑटो इम्यून बीमारी मिस्टेकन नहीं है, दैट मीन्स ये भी कंडीशन से आएगा, इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई है, इसके लिए भी कंडीशन लागू है। ये भाई ये यहां रखा हुआ है, अब वो कंडीशन है क्या, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आपने हर बीमारी के पीछे कंडीशन होना शुरू कर दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, हाँ जी सर, आपने कंडीशंस खोजना स्टार्ट कर दिया तो आपको ऑटो इम्यून बीमारी के पीछे के कंडीशंस दिखेंगे। ये शर्त थी तो ये बीमारी हुई। अगर वो शर्त ही पैदा ना करें हम, अगर उस शर्त को ही डेवलप ना करें तो क्या कभी ऑटो इम्यून बीमारी होगी। अब इसको हर बीमारी के साथ लेके चलिए। अगर हम एरप्शंस के लिए भी, हेडेक के लिए, पीसीओडी के लिए, ये सारी की सारी बीमारी क्या है, कंडीशनल ही तो है। तो हर एक बीमारी की अपनी शर्त होती है, उस शर्त को जब हम फॉलो करेंगे तभी वो होगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, गन्ना है, गेहूं है, सब किसान के बेटे हैं यहाँ पे। तो हर बीज के लिए शर्त क्या होती है, हर बीज और हर फसल के लिए अलग अलग शर्त होती है ना, वैसे हर बीमारी की शर्तें अलग अलग होती हैं। ऐसा फर्जी नहीं है कि मिस्टेकनली हो जाएगा, ऐसा कुछ भी डाल दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। सीड के लिए सॉइल उचित होना चाहिए, एनवायरनमेंट उचित होना चाहिए और उसका देख रेख भी बहुत अच्छे से रखेंगे तो हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ के लिए भी देखभाल की जरूरत होती है, तो बुरी चीज़ के लिए भी वही सेम देखभाल, उसी ने ही बुरी चीज़ पैदा करी और उसी के कंडीशन से अच्छी चीज़ पैदा हुई। तो देखिए क्या लिखा है, चाहे वो घटना, हिंदी में पढ़ दे रहे हैं, चाहे वो कोई घटना हो, किसी व्यक्ति का व्यवहार या किसी या फिर प्रकृति में होने वाली कोई प्रक्रिया, कई बार ये कारण साफ दिखते हैं और कई बार समय के साथ वो कारण समझ में आते हैं। समय दिख जाता है कभी टाइम में, अरे यार हाँ ये समझ में आया, समय के साथ, ठीक है। और देखिए किसी बात को सिर्फ जैसा है वैसा मानने के बजाय ये जानने की कोशिश करना है कि ऐसा क्यों हुआ, यही से होम्योपैथी स्टार्ट होती है। हाँ ठीक है, बुखार आ गया, ठीक है पैरासीटामोल खा लो, हमने उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया। बैक्टीरिया है, ठीक है एंटीबायोटिक खा लो, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया वैसे। लेकिन अगर आपको कोई होम्योपैथिक दवाई देना है तो एंटीबायोटिक से तो काम वहाँ चलेगा नहीं, हमें उसका विल, उसका मोरल, उसका इंटेलेक्ट, उसका कॉज, उसका लोकेशन, उसका सेंसेशन सब जानने की जरूरत पड़ेगी। और जब ये हम जानेंगे तो क्या जान रहे हैं, ये जान रहे हैं तो हम क्या जान रहे हैं, वो कंडीशन जान रहे हैं जिसको मास्टर हनीमैन ने 31 में बोला कि पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल के पीछे का कंडीशन जानेगा। और जब जब हम केस टेकिंग करते हैं और किसी सिम्टम को कंप्लीट करते हैं तो हम केवल कंडीशन ही जान रहे होते हैं। यहाँ मार्कर ब्लैक वाले बैग में, हम वो कंडीशन ही समझ रहे होते हैं। देखिए कोरिलेट करिए ऑर्गेनन को, आप लोग हर एफोरिज्म को अलग अलग पढ़ते हो, ये पढ़ाई नहीं है। हर एफोरिज्म अलग अलग नहीं पढ़ना होता है, हर एफोरिज्म को एक साथ कंपेयर करना होता है। तो आपको देखिए बहुत छोटा सा कंडीशन बता रहा,
आपको बड़ा मजा आएगा ये जान के। दिख रहा है सबको बोर्ड? जी। If you wish to cure, you have to understand the soil. यस सर, बहुत बढ़िया सर। सॉइल, और सॉइल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग केस टेकिंग करते हैं, और केस टेकिंग से ही सॉइल को समझ में आता है। आपने कहा फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बीमारी पैदा करने वाला कारक। ये दो तरह का हुआ, कौन कौन सा बताइए? पार्टली साइकिकल एंड फिजिकल, और ये दोनों मिलके कोई एक बीमारी देगा। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये पढ़ा हमने कि ये जो इनिमिकल फोर्स है एफोर्जम 31, ये कहता है कि बीमारी इनिमिकल फोर्स, ये सब कहते हैं किसी भी बीमारी को पैदा करनी है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। वो फैक्टर दो लेवल पे मिलेगा, साइकिक, दैट मीन्स हम लोग इसको माइंड कह लीजिए, और इसको क्या कह दीजिए? बॉडी। और यही मिलके कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाता है। क्योंकि बोला गया कि ये क्या है, 100% क्या है? कंडीशनल है। 100% क्या है? कंडीशनल है। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है वो दोनों जगह ढूंढना है। यही कंडीशन आपको माइंड पे ढूंढना है, और यही कंडीशन आपको कहां ढूंढना है? बॉडी पे ढूंढना है। अभी जो कंडीशन फाइंड करने की जो प्रक्रिया है, अब ऐसा नहीं कि कोई यूनिक सा कंडीशन आपको जाके ढूंढना है। कंडीशन सिंपल आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम कंडीशन ही पूछ रहे होते हैं कि कौन सी कंडीशन ने कौन सी बीमारी को जन्म दिया। अब बहुत सारे ऐसे थॉट ऑफ स्कूल हैं जो आपको इतना इजी पार्ट के लिए पुराना जन्म, अगला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, ये ब्रह्म, वो ज्ञान, फंसा देंगे आपको इसमें। किसी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। सिंपल मरीज सामने बैठा है, आपको यहां पे वो जो एबनॉर्मल सिम्टम दिखा, यहां पे जो PQRS दिखा, और PQRS दिखेगा कैसे? यहां पे अगर आपने कंप्लीट सिम्टम कर लिया, कंप्लीट सिम्टम से ही आपको इसके कंडीशंस का पता लग जाएगा। यहां पे भी कंप्लीट सिम्टम करोगे तो यहां पे इसके कंडीशन का पता लग जाएगा। कोई हाँ, यस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। सीधा है, डॉक्टर साहब हम एक जगह गए, हमें प्यार से बुलाया था और उसने हमें वो इज्जत सम्मान नहीं दिया। मेरे साथ ही मेरा जूनियर गया था, उसको बड़ा इज्जत सम्मान दिया, और ये बात मुझे लग गई। यही तो कंडीशन है। इसी कंडीशन ने, भाई यही तो शर्त थी। लगी तो आपको, हमको बहुत गुस्सा आया डॉक्टर साहब। जब गुस्सा आया तो आपकी इम्यूनिटी, एंगर इज व्हाट? इम्यूनोसप्रेशन, और वहीं से आप बीमारी लेके आ गए। तो इसके लिए कौन सा आपको पुराना जन्म झांकना पड़ा? उसका कौन सा कहीं और जाना पड़ा हमें? उसी की जिंदगी में भाई, हमारे जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, हमारा जेनेटिक्स खराब हो सकता है, उसके लिए हम इवैल्यूएट करेंगे सिम्टम, बट सब कुछ मैं बता रहा हूं ईमानदारी से। पिछले 13 साल में जो, और मैंने घाट का पानी पिया है, एक जगह नहीं रहा हूं मैं। उसके बाद मैं एक जगह स्टैब्लिश होकर कहा कि सबसे अच्छा केवल हनीमैन का राइटिंग है। सबसे बेहतरीन, सबसे शॉर्ट, सबसे छोटा रास्ता केवल हनीमैन का है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर आ गए हमारे बीच में, प्लीज सर। MBBS में नहीं हुआ तो BHMS करना पड़ा, और जब BHMS करना पड़ा तो उस समय BHMS की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कोई पूछता था हमसे तो कहते क्या करते हो? मेडिकल स्टूडेंट हैं। कहाँ के? लखनऊ मेडिकल कॉलेज के। जब वो बदतमीजी में, अरे बता दो, BHMS करते हैं, क्योंकि पेशेंट या एक्सपोजर नहीं था। तो किसी ने बताया सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लास्ट में कि हमारे यहाँ गिरीश गुप्ता सर हैं, गौरांग क्लिनिक है,
वहाँ पे जाओ, देखो होम्योपैथी क्या है। मेरे पिताजी जब मैं घर गया तो उदास था, काय उदास बड़ा हो, अरे BHMS करे के बिला था। तो क्या अच्छा वो फील्ड में कोई अच्छा नहीं कर रहा बेटा? हमने कहा अभी तक तो ये जानने की कोशिश ही नहीं करी मैंने। तो मैं आया, कहा अच्छा ये लखनऊ में सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन? किसने बोला गिरीश गुप्ता, नरेश अरोरा। तो वो भी आएंगे दोपहर में। तो हमने कहा ठीक है। तो सर को बिना बताए, और सर के हम सर शायद पहचाने बिना उस समय जब हम बिना बताए इनके वेटिंग एरिया में जाके बैठते थे जब उदास होते थे तो, और इनके वेटिंग एरिया भरा होता था पूरा। बैठते थे, देखते थे, चले आते थे, कहे हाँ यार कम से कम यहाँ तो है देखने को मिल रहा है। ऐसे करके मैं लगातार फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक गया। उसके बाद समझ आया कि हाँ भाई होम्योपैथी में पेशेंट ठीक होते हैं, देखा जाता है, भीड़ लगती है। और तब उत्साह जगा और पढ़ाई शुरू करी हमने। और ये सब ऐसे तमाम पता नहीं कितने लोगों के हम लोग ये बिना दिखने वाले हीरो ये लोग हैं जो होम्योपैथी को जिंदा रखे हुए। तो सर मैं बता रहा था ऑटोइम्यून डिजीज के पीछे की होम्योपैथिक हिस्ट्री, आखिर क्यों कोई बीमारी हमें लगती है। तो मास्टर हनीमैन ने 31 एफर्जी में कहा कि हर बीमारी के पीछे एनिमिकल फोर्स होता है, और एनिमिकल फोर्स पार्टली साइकिकल होता है और पार्टली फिजिकल होता है, और ये बिना कंडीशन के किसी को नहीं होता। मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता है कि ऑटोइम्यून डिजीज में मिस्टेकनली हमारा सेल हमको खाने लगता है, मिस्टेकनली। लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो मिस्टेकनली हो। हर चीज के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है, उस रीजन के बिना वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो यही नेक्स्ट देखिए, बोला मिस्टेकनली, तो ये उन्होंने बोल दिया क्योंकि उनको इसके पीछे का कारण नहीं पता था। उन्होंने ऑर्गन में ये नहीं देखा कभी कि जो होम्योपैथिक बीमारी होती है उसको, वो जो बीमारी कॉज या होम्योपैथिक बीमारी जो आती है वो पार्टली साइकिकल और पार्टली फिजिकल होती है। उसके पीछे एक रीजन होता है, उन्हें ऑर्गन का विजन नहीं है। तो देखिए क्या कितना बेहतरीन लिखा हुआ है कि एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन, कल बताया था मैंने कि मैं आपको बताऊंगा कि एरेप्शन भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज ही है, पीसीओडी भी एक तरह का, होम्योपैथी के हिसाब से समझेंगे तो। क्योंकि जब तक हम अपनी बॉडी को उस लायक नहीं बनाते हैं तब तक वो बीमारी नहीं आती है। तो हम ही ने अपनी बॉडी को नुकसान दिया ना। तो देखो कितना बढ़िया लिखा है, और ये लाइन इतनी बेहतरीन है कि इसे आप आज लेके जाओ। यही लिखा हुआ है, मास्टर कहते हैं कि एट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन विल सफिश टू कन्विंस अस दैट, छोटा सा भी बॉडी में परिवर्तन हुआ वो सफिशिएंटली हमें कन्विंस कर रहा है क्या, नो एक्सटर्नल मैलेडी। ब्रैकेट में बोला कि भाई अगर हमको चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये जितनी भी बीमारी है, सोरियासिस है, पीसीओडी है, ट्यूमर है, सिस्ट है, तो नो एक्सटर्नल मैलेडी कैन अराइज, ना वो आ सकती है, ध्यान से समझना इसको आप लोग, कैन अराइज, परसिस्ट और इवन ग्रो वर्स, ना वो आ सकती है, ना आपकी बॉडी में रह सकती है, ना बुरी से बुरी कंडीशन में जा सकती है, विदाउट सम इंटरनल, दैट इंटरनल कॉज इज व्हाट, that inimical force, and that inimical force divided into two part, and उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन। कितना आसान है, कह रहे हैं कैन परसिस्ट विदाउट सम इंटरनल कॉज, इसके बाद क्या बोला, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द होल बॉडी। समझो आप, तो फिर कहां से मिस्टेकनली हो गया, कोई समझाए उनको ऑर्गेनन, कहां से मिस्टेकनली हो गया बताइए, सोरियासिस कहां से मिस्टेकनली हो गया, एड्स कहां से मिस्टेकनली हो गया, टाइप 1 डायबिटीज कहां से मिस्टेकनली हो गया। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता, और आपको इलाज तो होम्योपैथी का करना है ना, तो चश्मा काहे लगा है किसी और लिमिटेशन का, अल्टीमेटली आपको यही दवाई देनी है ना, कोई और दवाई देनी है। जब दवाई ये देनी है तो कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा ना आपको, और ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, और इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं होगी जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा एलोपैथिकली। आपको बेस मजबूत तो करना ही पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म
it could not make it appearance at all without the consent of the whole of the rest of the health. पूरे बॉडी का जो कंसेंट है, जब तक पूरी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी तब तक आपको बीमारी नहीं हो सकती। फिर देखिए क्या बोलते हैं, indeed it is impossible to convince its production without the instrumentality of the whole deranged life. इंस्ट्रूमेंटलिटी मतलब पूरा का पूरा कॉपरेशन है पूरी बॉडी का। अगर यहाँ पे ट्यूमर है और इस ट्यूमर को हम बाहर की बीमारी मान लेते हैं, आप बताओ इस ट्यूमर को ब्लड क्या बाहर का कोई हार्ट दे रहा है? इस ट्यूमर को ऑक्सीजन किसी और का लंग्स दे रहा है? इसको इंफॉर्मेशन कोई और जेनेटिक मैटर दे रहा है कि आपका जीन्स दे रहा है, आपका हार्ट दे रहा है, आपका लंग्स दे रहा है? जब आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कैसे ये बाहर की बीमारी हो गई, आप बताइए। और उसको अगर कट करेंगे आप तो आप अपनी बॉडी के कंसर्न को डिनाई कर रहे हो। अब डिनाई करोगे तो बॉडी क्या आपसे बदला नहीं लेगा? एंड दैट्स वाई स्टार्ट व्हाट, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मियाज्म यहीं से आता है। ये छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में यहीं से होती है। क्या हम कॉपरेशन को नहीं मानते? आगे बढ़िए, यहां पे भी यही बोला गया है। यहां पे भी देख कितना अच्छा लाइन बोला गया है कि आपकी बॉडी में जब बदलाव हुआ तो आपकी बॉडी को हमेशा हायर पर्पस के लिए आपके वाइटल फोर्स ने छोटी मोटी बीमारी दी। बीमारी दे के आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि बचो, समझो, गलत है। क्या बोलते हैं? इट इज एविडेंट दैट द मैन वाइटल फोर्स व्हेन encumbered with a chronic disease which it's unable to overcome by its own power instinctively, अपने आप नहीं निकल पाया, then body adapt a plan to developing, लिखा है क्या? adopt the plan solely for this object by the making and keeping a disease state in which part it is not indispensable to human life. ये याद रखिएगा, ये जेनेसिस की बात कर रहा हूं मैं आपको। पहली ही बीमारी आपके ब्रेन को नहीं लगती, पहली ही बीमारी आपके हार्ट की पैथोलॉजी को नहीं देती, पहली ही बीमारी में आपका पीसीओडी नहीं आता। वो अंत में आता है जब आप छोटे छोटे इंडिकेशन मिस करते हो। क्या बोला? solely for this object that by making and keeping in a disease state this part which is not indispensable to human life. इसीलिए सोरा सबसे पहले स्किन को अफेक्ट करता है, क्योंकि स्किन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, उससे हमारा लाइफ क्वेश्चन में नहीं आएगा। और लेकिन हमें सबसे ज्यादा, सबसे पहले, सबसे जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ सोरा डिस्टर्ब हो गया है, आपकी बॉडी में कुछ न कुछ ऐसा एबनॉर्मल आ गया है। तो एट द सेम टाइम दो एडवांटेज मिला। पहला एडवांटेज क्या था? पहला था कि आपको आपकी बीमारी से परिचय करा दिया गया कि अब नहीं रुके तो गए। दूसरा था आपको ये रियलाइज होने लगा कि हमने तो कुछ गलत किया है। और जब ये दोनों फेल मार जाते हैं हम, तब कहानी शुरू होती है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे। ये देखिए, इंटरनल इल हेल्थ बोला ना, उसमें नो एरप्शन ऑन लिप, 89 एफोरिज्म की बात हुई है, वहां का कंटिन्यूएशन है। 189 में कहते हैं कि नो एरप्शन ऑन लिप विथलो कैन अकर विदाउट साइमल्टेनियस एंड, घड़ी कितना टाइम हुआ? ठीक है, प्रीवियस एंड प्रेजेंट कर्मास। अब देखना, आपको समझना पड़ेगा, ये आपके कर्मास हैं। कर्मास का मतलब अरे क्रिया, आप फिलॉसफी में चले जाइए, लेकिन कर्मास का मतलब क्या है? कर्मास ऑन ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, कर्मास ऑन लाइफस्टाइल एंड डाइट, कर्मास ऑन फैमिली एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ये चार चीज बीमारी के लिए है बस। आपका ऑक्यूपेशन, आपके लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और आपकी फैमिली कंडीशन। इससे ज़्यादा बीमारी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। सारे केस टेकिंग में यही सब घूम के आ जाता है। और कहाँ बोला? एफोरिज्म 94 में क्लियरली साफ साफ बोल देते हैं हम। चलो आगे,
सो ऑटो इम्यून डिजीज ये क्या है? बोला ना, जेनेसिस है। अभी अभी पढ़ा, इमेजिनेशन से बीमारी आती है और इमेजिनेशन से जाती है। इमेजिनेशन से आने का मतलब ये नहीं है कि इमेजिनेशन हो गया तो इमेजिनेशन से साइकोलॉजी से पैथोलॉजी चेंज होता है। तो पैथोलॉजी समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस पैथोलॉजी ने किस साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को जन्म दिया या किस साइकोलॉजी ने किस पैथोलॉजी को दिया। ये कनेक्शन है, ये नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो होम्योपैथी फुल्ली समझ नहीं पाएंगे। फिर आप दवाई देते रहिए, पेशेंट ठीक होता रहेगा लेकिन पेशेंट क्योर नहीं होगा। क्योर के लिए जरूरी क्या है? आपको ये समझना कि साइकोलॉजी पैथोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसीलिए कहेगा ऑर्गेनन इज अ ब्रिज बिटवीन मॉडर्न साइंस टू स्पिरिचुअलिटी। तो लिखा है एआईडी क्या होता है? सेल्फ ना, बोला ऑटो इम्यून, हमारी बॉडी ने हमें ही नुकसान पहुंचाया। तो क्या है? एआईडी इज अ सेल्फ पनिशमेंट। समझो, खोजो रूब्रिक, और इतने रूब्रिक भरे पड़े हैं, इतने रूब्रिक भरे पड़े हैं कि आप शॉक्ड हो जाओगे देख के। ये सेल्फ पनिशमेंट में आपको पूरी रूब्रिक लिस्ट दिखाऊंगा मैं। उतना ही लिया लिपोटी से मैंने और एक पीडीएफ बना दिया आपके लिए। एआईडी के रूब्रिक लो और जितनी भी बीमारियां आपके सामने है और आज बहुत कॉमन ही है, उस रूब्रिक को इंटरप्रेट करो पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग से और दवाई दो। तो क्या लिखा है? इज अ सेल्फ पनिशमेंट दैट सीम्स, और ये पनिशमेंट कभी कभी कॉन्साइंसियसली, हम अनकॉन्साइंसियस, हमें चेतना में भी और अचेतन मन में भी अपने आप को हम पनिश कर रहे होते हैं। हिज और हर फेल्योर इन लाइफ या फेल्योर इन लाइफ टेस्ट। कल बीमारी है HIV का दिखाया था मैंने आपको। जिंदगी के परीक्षा में फेल हो गया ना मेरी वजह से, मेरे परिवार का, कल गौरांग ने दिखाया था। वो भी टेस्ट ऑफ लाइफ ही था कि भाई जो टास्क है, जो जीवन है, उस जीवन के परीक्षा में फेल हो गए और हमने अपने आप को कोसना, और यहां से हमने एक नींव बनाई किसकी? ऑटो इम्यून डिजीजेस की। गो अहेड। क्या है ये बीमारी? देखते जाइएगा ये बीमारी के पीछे किस, ये जेनेसिस है, यही जेनेसिस है, यही बीमारी की उत्पत्ति का कारण है, यही सोरा है। अगर देखेंगे तो यहीं से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। क्या बोला? The feeling that pervade it in sadness, quite slowly and quietly, it will undermine and destroy the conscientiousness. आपके अंदर की चेतना को ही मार दिया उसने। सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइडल थॉट इज ऑटो इम्यून थॉट। क्या चेतना में रह के कोई सुसाइड करेगा? उसने क्या किया? आपके चेतना को ही खत्म। चलो अब इतना इंटेलिजेंट होता है कौन? ऑरम मेटालिकम। मौका मिला तो मैं उस मेडिसिन के थ्रू आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ऑरम मेटालिकम इतना कॉन्साइंसिस होता है, आखिर वो सुसाइड क्यों करता है? क्या उसकी चेतना जब मर जाती है तो करता है? चलिए आगे लिखा है एआईडी इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इनर इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर। ये जो हमारे चेतना जो हमें बैलेंस करके रखी हुई है ना, वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। किससे? हमारे अपने थॉट से। रोज मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या तथास्तु मर जाए, इसी को चैंटिंग बोलते हैं। चैंटिंग और क्या है? ये जो 108 महामृत्युंजय का जाप होता है, वो होता क्या है? उसका, उस महामृत्युंजय को जब आप उसकी शाब्दिक अर्थों पे जाएंगे तो आपको इंटरनली स्ट्रांग बना रहा होता है, और हम स्ट्रांग बन जाते हैं। वो इतना चैंट करते हैं ना, घर में भी खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब हो गया। यस, मैनिफेस्टेशन होता है। गो अहेड। ये देखिए, ये मेन यही फीलिंग है सर ऑटोइम्यून की, इसके अलावा कुछ नहीं है। जाके पेशेंट से पूछो, वो बताएगा मर जाएंगे, 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 मर जाएंगे। लिखा है द फीलिंग दैट प्रिवेट इज सैडनेस। नीचे जाइए, आगे बढ़िए, ये देखिए, और आगे बढ़िए, ये देखिए क्या लिखा है। ये एफोरिज्म बस अपने क्लिनिक पे लगा दीजिएगा, आपका मरीज आधा सेटिस्फाइड हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। वो जो हम लोग डाइट एंड रेजिमेंट बताते हैं ना, तो मेंटल डाइट बताइए उसको, मेंटल रेजिमेंट बताइए। फिजिकल तो आप नहीं बच सकते, क्या है कि आप नहीं खाएंगे टॉक्सिक खाना तो रेस्टोरेंट वाला खिला देगा आपको। यूज्ड टू हो गया मुझसे। तो उसको बोलिए इस लेवल पे अपने आप को सही रखो। क्या बोला? द नेचुरल डिजीज कुछ भी हो सकता है, एआई भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है?
नेचुरल डिजीज है ना, मियाज्मेटिक ही है ना। तो बोलते हैं कि द नेचुरल डिजीज, द ऑटो इम्यून डिजीज इज नेवर बी कंसीडर्ड एज अ नॉक्सियस मटीरियल सिचुएटेड समवेयर विद इन एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ मैन। ये अंदर नहीं है, क्या है, बट वन हैज, सर कितना बढ़िया लाइन बोला सर मैंने कहा, बट वन हैज एन एनिमिकल स्पिरिट लाइक, ये देखो पार्टली साइकिकल, क्या बोला, एनिमिकल स्पिरिट लाइक कॉन्सेप्चुअल एजेंसी, जिसको हमने मोबाइल, फिर बोलते हैं लास्ट लाइन देखो यहां पे, इट इज एन एविल स्पिरिट। ये मास्टर्स के वर्ड है, हम मास्टर को सेलेक्टिवली नहीं समझ सकते, हमारा जितना मन किया उतना समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे, बाकी हनीमैन बेकार है, ऐसा लोग कहते हैं सेमिनार में, मैंने सुना है। दिस पार्ट में हनीमैन सही था, अरे तुम्हारे पप्पा नहीं है भाई, पहले लैंग्वेज सही करिए, बाकी हनीमैन सही नहीं था, बड़े बड़े लोग कहते हैं। वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट जिसकी वजह से आज सब कुछ है, तो वो था ना, क्रॉनिक डिजीज कैसे आती है, पहला क्या था, इनग्रैटिट्यूड, ये एफर्ज में बोला गया, इनग्रैटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुभाष सिंह सर आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि उठ के उनका स्वागत। तो आज मैं उस बच्चे की तरह हूं, रसगुल्ले आ गए, अब उसको लग रहा है मैं क्या करूं, वो आप अपने अपने बचपन याद करिए, एक चॉकलेट की जरूरत थी, दोनों हाथ में भर के दे दिया गया, आपकी खुशी कितनी थी। तो आज जो खुशी मेरे साथ है, ये दो लोग जो बैठे हैं वो बचपन वाले रसगुल्ले हैं मेरे हाथ में, और खुशी बहुत चरम सीमा पे, क्योंकि जिनको मैं देखता हूँ, जिनको मैं इमिटेट करता हूँ, जिनसे मैं फिजिकली मिला हूँ, वो दो लोग आज इस मंच पे हैं, और ये मंच उनके हिसाब से नहीं है, बट उनका प्रेम होम्योपैथी के लिए इतना बड़ा है कि उस प्रेम की वजह से यहाँ पे हैं। वो जज्बा जरूरी है और ये सीखना चाहिए आपसे। कल बताया था ना, यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ जीरो, ग्राउंडेड रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों लोग आए और हमारा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं 2 मिनट में अपनी बातों को, शब्दों को ख़त्म करेंगे, फिर सर को सुनेंगे हम लोग। ये ऑटो इम्यून बीमारी के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा था सर, मास्टर हनीमैन ने जो बोला है, ऑटो इम्यून मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस, उसके पीछे के एफर्जम्स को मैं समझा रहा था। 148 में बोला कि क्या है, इट इज़ एन एविल स्पिरिट and compelling to produce certain ailment and disorder in the regular course of its life, and all these diseases, all these conditions called diseases, जिसमें हम ऑटोइम्यून ले लेते हैं, कैंसर, डायबिटीज, जो भी बीमारी लेते हैं। रीजन क्या है, जेनेसिस क्या है, उत्पत्ति क्या है, शुरुआत कैसे हुआ, बेस क्या है साइकोसोमेटिक का, तो ये साइकिक बेस ये है। गो अहेड। सो इन शॉर्ट, natural disease is nothing, it's what, it's an evil spirit as per मास्टर हनीमैन। ये मास्टर के कोटेशंस हैं, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया, बस आगे नेचुरल डिजीज मैंने लगा दिया है। यहाँ पे आप कैंसर लगा सकते हो, पीसीओडी लगा सकते हो, ऑटो इम्यून लगा सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है।